हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी माध्यम में कूलाम के नियम के सदिश और अदिश दोनों रूपों के बारे में अच्छे से समझाने वाला हूं। तो कूलाम के नियम को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे कूलाम के नियम के अदिश रूप के बारे में और उसके डेरिवेशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कूलाम के नियम का अदिश रूप। क्या है बच्चों? अगर दो चार्जेस को, दो आवेशों को, बिंदु आवेशों को, यानी कि दो बिंदु आवेश मैंने माने Q1 और दूसरा बिंदु आवेश मैंने माना Q2, इन दोनों बिंदु आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाए। कितनी दूरी पर रखा जाए? स्मॉल r दूरी पर रखा जाए। यदि दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 को अल्प दूरी पर रखा जाए तो देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? बल लगेगा। कैसा? या तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये पॉजिटिव है दोनों, तो दोनों के बीच में बल लगेगा प्रतिकर्षण का। अगर एक पॉजिटिव होता और एक निगेटिव होता तो दोनों के बीच में कैसा बल लगता? आकर्षण का। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों है तो बल के प्रकार, क्योंकि ये विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं आवेशों से, धन आवेशों से, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। और उस प्रतिकर्षण बल को हम यहां पर बोलेंगे स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल, यानी कि स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, तो Q1 Q2 पे बल लगाएगा और Q2 Q1 पे बल लगाएगा। उस बल की दिशा के बारे में हम सदिश रूप में पढ़ेंगे, अभी हम अदिश रूप के बारे में बात कर रहे हैं। तो Q1 और Q2 के मध्य लगने वाला बल, Q1 और Q2 के मध्य लगने वाला बल यानी कि F, ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के परिमाणों, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। और दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर मैं संयुक्त करूं, को क्या संयुक्त करने पर, इन दोनों को अगर मैं संयुक्त करूं तो आप देखेंगे कि F प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा भाई? Q1 Q2, हमने परिमाण लिया है इनका, Q1 Q2 अपॉन क्या? R स्क्वायर, ऑब्वियसली यस। अब प्रोपोर्शनल हटेगा, बराबर आएगा, तो एक कांस्टेंट आता है यहां पर। वो कांस्टेंट क्या होता है? F बराबर आ गया, प्रोपोर्शनल हटके कांस्टेंट आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या? R स्क्वायर। तो ये आया कूलाम के नियम का अदिश रूप। जबकि, अच्छा, इसमें भी एक छोटी सी बात है, जबकि ये आवेश कहां रखे हो? वायु में या निर्वात में, तब तो हम ये इसे यूज करेंगे। अच्छा, ये वाला टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है बेटा? ये कांस्टेंट टर्म है। इसमें मैं और बता दूं आपको इन्फॉर्मेशन, यहां पर मैं बता दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो मैं इसे यहां लिख देता हूं 9 × 10⁹। इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्या होगी? आप जानते हो F की यूनिट क्या होगी? मैं इसे यहां पर रब करता हूं, ठीक है। F की यूनिट होगी न्यूटन, आपने पढ़ रखा होगा ये न्यूटन, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाइजेशन मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, और साथ में Q1 और Q2, Q1 की कूलाम, Q2 की कूलाम, तो ये कितना आएगा? कूलाम -2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी 9 × 10⁹। अच्छा, एक चीज और, ये फॉर्मूला केवल तब यूज होगा जब वायु में रखा है, यानी कि ये जो आवेश हैं ये कहां पर रखे हुए हैं? वायु में, एयर में, वायु या फिर निर्वात में जब रखे हुए हैं तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यदि ये आवेश रखे हुए हों कहां पर? ऑयल में, ठीक है, दोनों आवेशों को ऑयल में रख दिया, तेल में रख दिया, या किसी अन्य माध्यम में रख दिया, तो चीजें चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी? जैसे ये आवेश अब मैंने रख दिया तेल में, ठीक है ना, किसी, मैंने लिख दिया यहां पर किसी अन्य माध्यम, हेतु, ठीक है, किसी अन्य माध्यम हेतु। अब अगर किसी अन्य माध्यम में रख दिया मैंने इन आवेशों को, डायग्राम में ही ये आवेश किसी अन्य माध्यम में रख दिया, तो भाई क्या सीन होने वाला है? तब उस केस में यहां पर ये जो फॉर्मूला है नीचे आया है, जो डेरिवेशन, इसमें आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और क्या आएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मेन फॉर्मूला है, यानी कि ये पेरेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला डिराइव हो सकता है, कैसे वो अभी बताएंगे, पहले से समझ लो। यहां पर जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन होता है माध्यम की वैद्युतशीलता, ये एप्सिलॉन होता है। और जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ये होता है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। मैं निर्वात लिख देता हूं, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है बच्चों, अब सपोज आपने कहां डुबो दिया इसे, ऑयल में, किसी दूसरे माध्यम में रखा था, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो अब देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये रिलेशन याद रखना, कहां से आया, इसके लिए एक डेरिवेशन कराना पड़ेगा, अगले वीडियो में करा दूंगा, अभी आप समझो। इसे मैंने उठा के यहां पर रखा वैल्यू, तो एफ बराबर हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ठीक है प्यारे बच्चों, और साथ में वही चीज Q1 Q2 अपॉन क्या आ गया, आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना। ठीक है, ठीक है। अब भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए, अलग अलग माध्यमों के लिए, अलग अलग मीडियम्स के लिए, माध्यमों के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू अलग अलग होती है। लेकिन हमेशा याद रखना कि वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, ठीक है, एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। और एक चीज और याद रखना कि वायु के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू एक्चुअली एक्यूरेट होती है 1.0054। आप देख रहे हो, ये लगभग 1 के बराबर है, इसलिए हम वायु निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 मान लेते हैं। तो अब यहां पर एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं वायु के लिए, अगर ये आवेशों को कहां उठा के रख दूं, एयर में, तो अगर माध्यम एयर है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एयर के लिए, एयर माने वायु के लिए, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो गई, 1 एयर के लिए। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम आ गए, तो इसलिए मैंने इसे पेरेंट फॉर्मूला कहा था। चीज समझ में आई नहीं आई? कूलाम के नियम का स्टेटमेंट मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, क्या, यदि दो बिंदु आवेशों को परस्पर अल्प दूरी पर रखा जाए तो उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह अदिश रूप था। अब हम बात करेंगे सदिश रूप के बारे में। अब हम बात करेंगे कूलाम के नियम के सदिश रूप के बारे में। तो कूलाम के नियम का सदिश नाम आते ही, वेक्टर फॉर्म नाम आते ही दिमाग में क्लिक करता है डायरेक्शन, यानी कि दिशा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, बहुत बड़ा रोल है। कैसे, देखो Q1 Q2 पे बल लगाएगा, Q2 Q1 पे बल लगाएगा। बल कैसी राशि है, सदिश राशि। सदिश राशि के लिए क्या चाहिए, दिशा, ठीक है, डायरेक्शन। तो Q1 Q2 पे जो बल लगाएगा उस बल की दिशा क्या होगी भाई, बाहर की ओर होगी, क्योंकि प्रतिकर्षण बल होगा, देखिए, ठीक है। तो Q1 ने Q2 पे जो बल लगाया इसे हम प्रदर्शित करेंगे F21। F21 क्या है, Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। ठीक उसी प्रकार Q2 Q1 पे बल लगाएगा, ठीक है, किस दिशा में, Q2 Q1 पे बल किस लगाएगा, मतलब बाहर की ओर। ठीक इस तरीके से, देखो बात समझ में आ रही है। तो भाई Q2 ने Q1 पे कितना बल लगाया, F12, यानी कि F12 क्या हो गया, Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। बात समझ में आ रही है। अब देखो भाई, Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r हमने मान रखी है। दोनों कहां रखे हुए हैं, वायु या निर्वात में रखे हुए हैं। कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रखिए इस चीज को। बहुत सिंपल सा है। अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर निकालूं, Q1 का पोजीशन वेक्टर किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष निकालूं, किसका पोजीशन वेक्टर, Q1 का, तो इसके सापेक्ष इसका पोजीशन वेक्टर जो आएगा, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर, इसकी स्थिति सदिश, ठीक है, उसकी दिशा क्या होगी, इसकी स्थिति सदिश की, इसके सापेक्ष
ये आएगी, क्योंकि दिशा, ठीक है, हमने इसे क्या माना, मूल बिंदु माना, तब सदिश सदिश निकाल रहे हैं हम इसका, ऑब्वियसली यस। तो क्या आएगा भाई, R21 वेक्टर। ये किसकी पोजीशन है, किसका पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश है, Q1 का। किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। उसी प्रकार Q2 का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। कैसे आएगा भाई, देखिए जरा बोर्ड पे, ये देखिए किसका है, Q2 का, तो ये क्या होगा, R किसका है, Q2, तो किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। तो दिशा हम कहां से नापेंगे, कहां से किसे स्टैंडर्ड मानेंगे, Q1 को। Q1 क्या है, देखो ये है Q1, दिखा आप लोगों को, आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात। तो बेटा ये क्या होगा, R12 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू Q1। ठीक, अब हम सदिश रूप कर रहे हैं, दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर बोलूं कि Q2 या फिर Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, मैंने जस्ट बल लिख दिया, ये क्या है, स्थिर वैद्युत बल। अपने दिमाग में रखिए इस चीज को, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। भाई Q1 ने Q2 पे कौन सा बल लगाया, Q1 ने Q2 पर ये वाला बल लगाया F21, तो ये लिख दिया F21 सदिश राशि बल, दिखा दिया। बराबर क्या, मैंने माना वायु में रखे, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आएगा साथ ही Q1 Q2, इनके बीच की दूरी क्या, R², बीच की दूरी तो R² है ना, R है ना, तो उसका वर्ग। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1। आपने 11 क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, क्या, ए कैप यूनिट वेक्टर, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। हाँ या ना, जल्दी बोलिए, अगर नहीं दिख पाया फिर से देखो। वेक्टर बी यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ बी बराबर बी वेक्टर ओवर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। और तुम्हें पता है यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश का मान क्या होता है, 1, 1। तो यहां पर ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, तो उस 1 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, R यूनिट वेक्टर। बात समझ में आ रही है। तो F21 को देखो, F21 की डायरेक्शन क्या है, ये तो Q2 की पोजीशन लोगे, Q2 की पोजीशन कितनी है, Q1 के सापेक्ष R12, तो यहां पर क्या आ जाएगा, R12 यूनिट वेक्टर। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो अब देखिए यहां से इसे मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, चलो इक्वेशन से पहले एक चीज और समझो, ये यूनिट वेक्टर लिखा है और बराबर क्या होता है, वेक्टर बी ओवर मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। ठीक है ना, ये मॉड्यूलस माने क्या होता है, परिमाणात्मक मान। ठीक, तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, F21 बराबर क्या प्यारे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बच्चों, Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक प्यारे बच्चों, इस कैप की जगह पर क्या आ सकता है, R12 वेक्टर अपॉन, लो मल्टीप्लाई लगा दिया, खुश रहो आप, समझ में आ रहा है, R12 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ R12 वेक्टर। हाँ या ना। अब देखो ये वाला R परिमाण है, वैल्यू, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू है, और ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये देखो दिख ही रहा है आप लोगों को, अपॉन ये बी। ठीक, तो परिमाण चाहे वो R12 हो या R21 हो, वैल्यू तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान तो दोनों का बराबर होगा बेटा। हाँ ठीक, तो आंकिक मान बराबर होगा, तो मैं ये लिख सकता हूं आंकिक, चूंकि क्या बच्चों, R12 का मॉड बराबर R21 का मॉड, परिमाणात्मक मान, आंकिक मान बराबर होगा, बराबर क्या हो गया, R वैल्यू। तो इस R12 को मैं कहां से रिप्लेस कर सकता हूं, देखो F21 वेक्टर बराबर क्या प्यारे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या Q1 Q2 अपॉन क्या प्यारे बच्चों, R, देखो यहां R आ जाएगा, R और R² की मल्टीप्लाई R³ हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, R12
टू वेक्टर एज अ इक्वेशन क्या मान ली मैंने, फर्स्ट। समझ में आया इतना। अब देखिए आगे इसी तरीके से Q2 किस पे बल लगाएगा, Q1 पर बल लगाएगा। तो Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल भाई कितना होगा, देखो Q2 के द्वारा Q1, Q2 Q1 पे ये बल लगा रहा है, ये वाला कितना F कितना 1 2 बराबर क्या 1/4 पाई क्या भाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या आर स्क्वायर, परिमाण वैल्यू चाहिए अपॉन में, ठीक है ना। और यहां पर क्या होगा 1 होगा, 1 की जगह पर F12 की डायरेक्शन में देखो Q1 की पोजीशन लेंगे, Q1 की पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, Q2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। क्या है R21, तो यहां पर क्या है R21 यूनिट वेक्टर एकांक सदिश, इसका वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, क्यों करा तुम्हें दिख रहा होगा। तो अब भाई यही चीज दोबारा से लग जाएगी ये वाली, तो यहां पर कितना रहेगा F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या Q1 Q2 अपॉन क्या आर स्क्वायर इनटू R21 वेक्टर अपॉन क्या मॉडुलस ऑफ R21 वेक्टर। सेम थ्योरी ये वाली दोबारा यूज हो जाएगी, जब ये यूज हो जाएगी तो यहां पर क्या आएगा F12 वेक्टर बराबर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या Q1 Q2 अपॉन R क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू देखो बराबर है, ठीक, R क्यूब, ठीक। और यहां पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा R21 वेक्टर। एज ए इक्वेशन मैंने क्या मान ली, सेकेंड मान लो इसे चाहो तो। अब देखो बेटा डायग्राम में चूंकि R12 की डायरेक्शन देखो और वेक्टर R21 की डायरेक्शन देखो, मैं डायरेक्शन बोल रहा हूं, ये परिमाणात्मक मान था, परिमाणात्मक बोले तो मैग्नीट्यूड वैल्यू आंकिक मान बराबर है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। और फिजिक्स में देखो यहां पर R12 बराबर माइनस R21 लिख सकता हूं। देखो यहां पर अगर मैं मैग्नीट्यूड लगा दूंगा तो ये माइनस नहीं आएगा, क्योंकि वो आंकिक मान हो जाएगा। तो यहां पर R12 विपरीत है R21 के, ये निगेटिव साइन बता रहा है, तो माइनस साइन क्या बता रहा है कि R12 अपोजिट है R21 के। मेरी बात समझ में आ रही होगी बिल्कुल। तो अब देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू रखूं तो आपके इक्वेशन कहां फर्स्ट में, आगे आप लोग लिख लेना मान रखने पर, मान रखोगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों F क्या 21 वेक्टर इक्वल्स टू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक प्यारे बच्चों। उधर देखो क्या Q1 Q2 अपॉन क्या प्यारे बच्चों R क्यूब, हाँ है ना। R12 की जगह पे मैंने क्या उठा के रखा R21, तो माइनस भी आएगा, ठीक है। तो R क्या आएगा 21, जो माइनस वेक्टर जो माइनस आया उस माइनस को मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये आगे आ जाएगा यहां पर, हाँ है ना। देखो ये माइनस दिखा होगा आपको ब्लू कलर से, हाँ है ना बोलो। अब देखो प्यारे बच्चों एक चीज, ये जो पूरी टर्म है इसे इक्वेशन सेकंड से इसकी शक्ल मिलाओ, तो इक्वेशन यानी कि समीकरण कौन से सेकंड से मान रखने पर, इक्वेशन सेकंड से मान रखने पर, तो भाई देखो इसकी जगह पे क्या आएगा F12 आ जाएगा, तो क्या लिख सकता हूं मैं F21 वेक्टर बराबर क्या माइनस का F क्या 12 वेक्टर। देखो F21 क्या था, Q1 के द्वारा Q2 पे लगने वाला बल, F12 क्या था Q2 के द्वारा Q1 पे लगने वाला बल, ये था Q1 के द्वारा Q2 पे लगने वाला बल और ये था Q2 के द्वारा Q1 पे लगने वाला बल। यानी कि माइनस क्या दिखा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, यानी कि Q1 के द्वारा Q2 पे लगने वाला बल बराबर और विपरीत होगा Q2 के द्वारा Q1 पे लगने वाले बल के। इसका मतलब क्या हुआ, क्रिया के बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गई, प्रति क्रिया। तो इससे यह भी प्रूफ होता है कि यह कूलाम के नियम का सदिश रूप न्यूटन के गति विषयक
तृतीय नियम का पालन करता है। अधिकतर ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कूलाम के नियम का सदिश रूप न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। तो आप ये पूरा प्रूफ करेंगे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ये वीडियो मैंने दोबारा इसलिए बनाया है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्योंकि कल थोड़ी वेदर प्रॉब्लम क्लियर नहीं थी, तो लाइव क्लास में क्लियरिटी नहीं आ पाई, ठीक है, इसीलिए मैंने ये वीडियो दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू।